नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया मीडिया टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पटेल। ना कोई तनख्वाह, ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ, ना ही राशन कार्ड का लाभ, ना ही आयुष्मान योजना का लाभ और ना ही कोई सरकारी ऐसा कोई भत्ता। फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ लवरेज रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वकील कहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई आसान नहीं होता वकालत पढ़कर वकील बने रहना। दरअसल आज मैं वकील और वकालत की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराता हूं जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। नाम है उनका राजकुमार जैन साहब। लंबे अरसे से वकालत करते आ रहे हैं और वकालत भी ऐसी कि दूसरे वकीलों से कुछ हटकर ही है। उनसे चर्चा करेंगे। आपको रूबरू कराता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके व्यूअर्स का मेरी तरफ से नमस्कार। सर, जैसा कि मैंने कहा कि कोई आसान नहीं होता वकालत पढ़कर वकील बने रहना। आपकी वकालत पे तो सर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। चूँकि आज बात हो रही है किसी खास शख्सियत की, जिनमें से एक आप हैं मेरी नज़र में। और मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी अभी वर्तमान उम्र को मैं छोड़ दूँ और आपके पूरे जीवन परिचय पर एक प्रकाश डालूँ, तो आपकी मैं बाल अवस्था, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने फिर शिक्षा ग्रहण करी, फिर एक युवा अवस्था होती है। मैं सबसे पहले सर आपकी बाल अवस्था में आता हूँ और आपकी पारिवारिक शुरुआत जो जहाँ से हुई बचपन की, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अगर आप बताना चाहें। मेरा जन्म जिस दिन महात्मा का हत्या हुई थी, एक मध्य प्रदेश के भोपाल से 108 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गांव है मुरारिया, जिला विदिशा का, जो कि 70 डिग्री अक्षांश और 24 डिग्री देशांश पर स्थित है। उस रात को 10:30 बजे मेरा जन्म हुआ था, जब पूरा देश गांधी जी की हत्या के कारण दुखी था। वहां मेरे गांव में, मेरे घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि मेरा अवतरण हो गया था। हमारे इलाके में जैसे मैंने 5 या 6 साल का हुआ, किसी पुलिस के सिपाही का आना भी लोगों को थरथरा देता था कि क्यों आए हैं। ऐसे भय के माहौल में, ऐसे शोषण के माहौल में, ऐसे छुआछूत के माहौल में मैं जन्म लिया है। मेरे यहाँ छुआछूत की स्थिति ये थी कि सब हरिजन भी आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा मानते थे, एक दूसरे का छुड़ा नहीं खाते थे। अन्य जातियों की भी ये स्थिति थी। और उस माहौल में यदि हम किसी दलित से छिड़ जाएं, तो हमें घर जाकर नहाना पड़ता था। वहां जन्म लेने के बाद, वहां 5वीं तक शिक्षा के बाद मैं अपने निकटवर्ती कस्बे सरोज में आया, जहां मेरी हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई है, हिंदी मीडियम में हुई है। मेरे पिताजी मुझे बनाना डॉक्टर चाहते थे, किंतु हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड, हमारे रिश्तेदारों के बीच में कोई भी हायर सेकेंडरी से ज्यादा पढ़ा नहीं था। तो लगता था कि डॉक्टरी में तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। और हुआ भी ऐसा कि जब एक मेरे ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि मैं बीएससी में पास नहीं हो सकता हूँ, मैं फेल होता गया। फिर बीएससी की 3 की जगह 6 साल में, फिर एलएलबी की। एलएलबी करने का मेरा उद्देश्य था कि अपने लोगों को शोषण से छुड़ाना। मैं अपने इलाके में गया, मैंने वकालत के दौरान अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो सरकारी अफसर का हो या किसी रंगदार का हो, हमेशा मैंने दलित और शोषित का साथ दिया है। सही है, जीवन यापन के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए मेरा नियम था कि किसी को झूठ बोलकर मिडिल मैन की हैसियत से या अन्याय से पैसे नहीं लूंगा। उसे पूरी लीगल पोजीशन साफ बता करके, तुम्हारे केस में ये फिला है, बेहतर है तुम घर जाओ, समझौता कर लो। और मेरे 80% मामलों में मैंने समझौते कराए।
सर ये आपने बताया कि पढ़ाई में बीएससी आपने 6 साल में कंप्लीट की है। हाँ। वकालत फिर वहां कैसे एहसास हुआ कि जब बीएससी 6 साल में आपने कंप्लीट करी और उसके बाद सीधे वकालत एक ही बार में पास हुए? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि फिर वहां से सिरोन से एक राजकुमार जैन, एक युवा लड़का, कैसे फिर अचानक राजधानी का रुख कर लेता है? अचानक वो भोपाल में आकर भी अपने झंडे गाड़ देता है वकालत में। और खास बात सर मैंने ये भी देखी है आपकी, वो तीसरा सवाल मेरा मैं बाद में पूछूंगा सर, पहले इन दो सवालों के जवाब। देखिए सर, भोपाल में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लिया था। जैसा मैंने बताया, भोपाल में भी कि जेएनयू में भी उस वक्त 7वीं 8वीं हायर सेकेंडरी पढ़े लिखे लोग थे, और कुछ हमसे पहले जो हमारे रिश्तेदारों के लड़के बीएससी 1-2 कर रहे थे, वो फेल हो रहे थे। और मजे की बात है, जिस साल मैंने एमबीएम कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैं जैन था, और एक और मेरठ का एक लड़का जैन आया था। तो हम लोगों के दिमाग में कूट कूट कर ये भर दी थी कि पास हो ही नहीं सकते हो, बीएससी कर ही नहीं सकते हो। तो हमने कहा जब कर नहीं सकते पढ़ाई काहे को मेहनत करें। अब 6 साल धक्के खाने के बाद कुछ अच्छे मित्र में एलएलबी मिले। एक केडी सिंह साहब थे, एक जस्टिस अभय कुमार गोयल हमारे सरोज के थे, और एक हैदराबाद के एक बहुत मशहूर एडवोकेट बर्तमान असदुल्ला पासा, ये हम लोगों क्लास फेलो थे। इन लोगों के माध्यम से मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और मैंने इस हिसाब से इन लोगों की प्रेरणा लेकर, खास तौर से जस्टिस अभय कुमार गोयल का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा अपन इसके माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने जो है 3 साल एलएलबी में बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन किया था। अब दूसरा सवाल कृपया दोबारा रिपीट कीजिए। सर दूसरा भी आ ही गया कि भोपाल आपका आगमन कैसे हुआ, जब बीएससी पढ़ने आप भोपाल ही आए सर। आपका जन्म उस समय का है जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा। और साथ में आपने ये भी कहा कि छुआछूत उस समय काफी अधिक मात्रा में देखा गया था। सर मैं यहीं से एक सवाल मेरा ये है कि उस समय तो सर जो हमने भी पढ़ा है और जो हम सुनते आए हैं कि शादी ब्याह भी जो है एक बालक की उम्र में भी उस समय हो जाया करती। अगर मैं अब यहाँ से हटकर अब मैं आपकी वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वहां कैसे शुरुआत हुई सर? और आपके आगे बढ़ने में कहते हैं कि एक धर्म पत्नी का भी एक अहम रोल होता है। अगर मैं भाभी जी के बारे में भी कुछ जानना चाहें आपसे। हाँ, आपकी ये बात बहुत सही है। मेरी शादी एलएलबी करने के बाद जब मैंने वकालत शुरू कर दी थी 28 जून 1973 को, उस टाइम मेरी उम्र लगभग 25.5 साल थी, और मेरी पत्नी की उम्र 18 साल थी। वह जबलपुर की रहने वाली थी। जबलपुर में हाई कोर्ट था, वहां से प्रस्ताव आया। मैं और मेरे एक चाचा ससुर वकील थे, तो मैंने कहा इनसे मुझे बहुत मदद मिलेगी। किंतु पता ये चला वो भी फ्लॉप हो गया। फिर मैंने अपना खुद का रास्ता अपने सरोज में, दो बहुत विद्वान वकील थे, श्री घनश्याम शरण भार्गव और श्री वीर नारायण शर्मा, उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, और हम लोग आपस में कानूनों के बारे में, कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करते थे, मंथन करते थे, लोगों की मदद करते थे। सर एक शेर छोटा सा मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि बड़ी अच्छी दलीलें देते हो, वकालत तुमने सीखी कब, लोगों की कही बातों पर कर लिया यकीन, हकीकत तुमने हमसे पूछी कब। दरअसल सर ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ और यही वजह है कि आज मैं आपसे साक्षात्कार करने आया हूँ। वकील तो मैंने भी सर काफी देखे हैं, और मेरा आखिरी में शब्द सर ये रहा कि हकीकत तुमने हमसे पूछी कब। जब मैंने एक चीज सर आपके अंदर ये देखी है, क्यों आपके अंदर ये चीज है, या ये कहूं कि ये क्यों आपके अंदर मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। सवाल ये है मेरा कि जब कोई क्लाइंट आता है, मैंने अन्य वकीलों को देखा है, चाहे वो केस उसके पक्ष का हो या फिर ना हो, लेकिन वकील चाहते हैं कि वो क्लाइंट उन्हीं के पास रहे और दूसरे के पास ना जा पाए।
बहुत कम लोगों में ये देखने को मिलता है कि जब उसकी केस स्टडी की जाती है, तो वो केस स्टडी के बाद जब देखते हैं कि नहीं ये तथ्य ठीक है और इस केस में इसका भला हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और आप एक स्पष्टवादी आदमी है जो मैंने नोटिस किया है। क्या वजह है सर? आप ऐसा क्यों करते हैं कि वो उसको बिल्कुल सच्चाई की राह पर दिखाकर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो जाइए। ऐसा वजह क्यों है सर? क्या क्या माना जाए? दूसरे वकीलों की तरह आप क्यों नहीं हैं? मैंने आपको बताया इसमें मेरा ग्रामीण परिवेश बहुत कुछ जिम्मेवार है। माना मेरा परिवार उस स्तर के हिसाब से, उस तहसील के हिसाब से उच्च संपन्न परिवार था। किंतु जब मैं देखता था कि कैसे निर्दोष लोगों को पुलिस मारपीट करके रिश्वत देने के लिए मजबूर करती थी और वो हमारे यहाँ अपने गहने रहन रख के पैसे ले जाते थे। मैं बहुत छोटा था, कुछ विरोध कर नहीं सकता था, किंतु देख कर दुख होता था। मैंने देखा है कैसे पटवारी और तहसीलदार बदमाशी करके काश्तकारों को आपस में लड़वाते थे और एक बीघा जमीन के बदले में उनके यानी कि कई गुनी मूल्य की कीमत उनकी खर्च करवा देते थे। मैंने देखा है कि कैसे यानी कि जो है कोई दलित समाज के व्यक्ति को यदि उसकी पत्नी बीमार है तो खाली छुआछूत के कारण आदमी दूर से दवाई देता था, हाथ नहीं लगा पाता था। मैंने देखा है कि कैसे लोग यानी कि बड़े-बड़े ट्रीटमेंट के लिए झाड़-फूँक करवाते थे या देवताओं के चक्कर लगाते थे। मैंने देखा है कैसे बच्चों के लिए लड़ते लोग यानी कि लगाते थे। तो ये सब चीज़ ने मेरे मन में एक चीज़ भर दी थी कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। यदि हम आदमी को सही सलाह दें, उसे लड़ने से बचाएँ, तो हम यही बहुत बड़ी सेवा है, बजाय ढोल पीटने के कि मैं बड़ा भारी समाज सेवी हूँ, मैं लोगों के आंसू पोंछता हूँ। मुझे मुझे गर्व है कि मैंने कम से कम भोपाल में भी 7 से 8 तक परिवारों में जिनके तलाक के मामले चल रहे थे, अपनी मैंने कहा मेरी फीस मत दो, तुम सुख से रहो। यदि सुख से साथ नहीं रह सकते हो, तो बजाय यहाँ मुकदमे में जिंदगी खराब करने के, तुम अलग हो जाओ, अपना-अपना नए सिरे से जिंदगी जियो। जहाँ मैंने छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े के मामले मेरे पास आए, मैंने उनको सलाह दी राजीनामा कर लो। मेरे पास प्रॉपर्टी के मामले आए, मैंने बिना हिचक उनसे कह दिया कि आपकी सामने वाले की आर्थिक स्थिति क्या है कि मेरे बराबर का है, तो मैंने कहा मुझे आपकी आर्थिक स्थिति लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और सामने वाला भी जा सकता है। अभी आपकी उम्र 40 साल है, कम से कम 50 साल आपके मुकदमे को निपटने में लग जाएंगे। यदि लड़ना हो लड़ो, नहीं तो घर जाओ समझौता करके। लोग खुशी-खुशी चले जाते थे। ये मेरा फार्मूला रहा। सर ये तो बहुत सी बातें हो गई सर, लेकिन वर्तमान परिवेश की अगर मैं बात करूं तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को आप किस नज़र से देखते हैं सर? उसमें आपकी नज़र में क्या अच्छी चीज़ है और क्या कुछ खामियां जो आप देखते हैं? वक्फ संशोधन विधेयक में आजकल पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो कांग्रेस खेमे ने दुष्प्रचार किया है कि वर्ग विशेष को परेशान करने किया जा रहा है, तो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है और सच्चर कमेटी इंदिरा जी के टाइम बनी थी। दूसरी बात ये है कि वक्फ एक्ट में जो भी खामी है सबसे बड़ी वो ये है कि 107 लिमिट 107 धारा जिसमें कि वक्फ की संपत्ति बंदी की जगह 100 साल से भी कब्जा है तो 100 साल बाद यदि वक्फ वाला जागे तो वो कब्जा ले सकता है वापस। तो इसमें एक लिमिटेशन होना चाहिए। आप 50% विवाद खत्म हो जाए यदि लिमिटेशन का कानून बन जाए तो। रहा सवाल इस चीज का, इसमें यदि वक्फ का स्टाफ अपनी ड्यूटी निर्वहन में बेईमानी करता है तो उसको समुचित सजा का प्रोविजन नहीं है जो उसमें होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि कलेक्टर की बजाय जांच अधिकारी के रूप में एक डिप्टी कलेक्टर अर्थात एसडीओ को केवल वक्फ का चार्ज दे दिया जाता और वो उन पर सुनवाई करता और उसकी अपील लैंड रेवेन्यू जैसी कमिश्नर तक होती, कमिश्नर के बाद वहां तक होती, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक, आदि आदि। तो वो ज्यादा अच्छा प्रोविजन रहता।
मैं ये सब सुझाव जो जेपीसी कमेटी ने मांगे हैं, मैं उन्हें देने वाला हूँ। सर काफी अच्छी चीज आपने इसको लेकर बताई है। सर समय की काफी पाबंदी है, क्योंकि चूंकि आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर मैं चर्चा करने बैठूं तो समय कम पड़ ही जाएगा। समय की पाबंदी के कारण सर जाते आते एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अभी मैं वर्तमान में मैं राजधानी भोपाल कोर्ट की अगर बात करूं, काफी युवा संख्या में, अधिक संख्या में कोर्ट की ओर, वकालत की ओर जो है रुख कर रहे हैं। ऐसा संदेश सर जो कोई ना कोई आपकी तरह एक या दो अगर राजकुमार जैन उनमें से निकल कर आ जाए, तो उनको एक संदेश सर आप आपके माध्यम से। योग्य लड़के आ रहे हैं और उम्मीद है आगे विधि के माध्यम से वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोगों की सहायता करेंगे। किंतु एक दुर्भाग्य है कि आज इस भौतिकवादी युग में आदमी बजाय यश के पैसे की तरफ भागता है, और मेरा उन युवा साथियों को संदेश है कि तुम यश की तरफ भागो, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। बैरिस्टर लोगों की जब इंग्लैंड में सिस्टम शुरू हुआ था तो उनके पीछे जेब रहती थी, आगे जेब नहीं रहती थी। उसका मतलब क्या था कि वो किसी के जैसे उन्होंने केस ले लिया तो आदमी बिना मोल भाव के पैसे उनकी जेब में डाल देता था। तो वही आज के इन युवा साथियों को सोचा है कि हमें अन्याय अत्याचार की हम खिलाफत करें, यश अर्जित करें, पैसा अपने आप आएगा, नाम अपने आप आएगा, और लोगों की सेवा आप मुकुट में कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराना हमारा दरअसल एक उद्देश्य भी होता है, और उन्हीं में से एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद थे, राजकुमार जैन साहब। अधिवक्ता है, एक जो है शहर में, पूरे राजधानी में, पूरे भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छे वकालत के तौर पर जाने जाते हैं। युवाओं को भी उन्होंने टिप्स दिए। मैं भी जाते जाते सर एक बात मुझे फिर एक याद आ रही है कि लोग कहते हैं कि कानून की 4 किताबें क्या पढ़ ली, लेकिन इन्हें कौन समझाए, वकील किताब पढ़ते नहीं, समझते हैं। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ थे राजकुमार जैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।